हाय एवरीवन, वेलकम टू बाय ईज। सो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में हमने पढ़ लिया था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स एंड pathways of complement system. Now we will study about diverse functions of complement system. So complement system के important functions होते हैं innate immunity के अंदर and वो mediate होते हैं by soluble innate immune receptors such as MBC and ficolins. MBC की full form क्या होती है? Minimum bactericidal concentration. ये किसकी कंसनट्रेशन होती है? मिनिमम कंसनट्रेशन होती है एंटी माइक्रोबियल ड्रग की। एंड जो फिकोलिन्स होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो प्रेजेंट होते हैं माइक्रोबियल सरफेस पर। सो फर्स्ट फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स हैं वो कनेक्ट करते हैं कॉम्प्लीमेंट टैग पैथोजेंस को इफेक्टर सेल्स के साथ। कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं रेगुलेटिंग कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी बाय मीडिएटिंग प्रोटियोलाइसिस इन कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स। जो लेवल है कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स का वो रेगुलेट होता है बाय इनेट एंड अडेप्टिव सिस्टम्स। एग्जांपल है इसका जो फैगोसाइटिक सेल्स हैं, अगर उनकी एक्टिविटी के अंदर इंक्रीज़ आता है तो जो कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स हैं उनके नंबर के अंदर भी इंक्रीज़ आ जाता है, वो 10 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाते हैं। जो CR1 रिसेप्टर है वो एक्सप्रेस होता है ल्यूकोसाइट्स पर और राइथ्रोसाइट्स पर, और वो बाइंड करता है C4b और C3b के जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स है उनके साथ इन हाई एफिनिटी। जो इसके रिसेप्टर्स हैं राइथ्रोसाइट्स पर प्रेजेंट हैं वो बाइंड करते हैं इम्यून कॉम्प्लेक्सेस के साथ और उनको लीवर के अंदर लेके जाते हैं। और लीवर के अंदर कहाँ पर लेके जाते हैं? फैगोसाइट सेल्स के पास। फैगोसाइट सेल्स के पास उनका फैगोसाइटोसिस होता है और उनको क्लियर किया जाता है। जो भी डेड सेल्स हैं या फिर कोई पैथोजन है उसको क्लियर किया जाता है। कॉम्प्लीमेंट ऑप्सोनाइज्ड माइक्रोबियल सेल्स की फैगोसाइट्स के साथ बाइंडिंग बाय CRI वो रिजल्ट करती है इन रिसेप्टर मीडिएटेड फैगोसाइटोसिस और सिक्रीशन होता है प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स का सच एज इंटरल्यूकिन 1 एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स। बी सेल्स पर जो CR1 रिसेप्टर प्रेजेंट है वो मीडिएट करता है एंटीजन अपटेक। उसके बाद उसकी डिग्रेडेशन होती है। बी सेल्स के अंदर जो लाइसोसोमल सेल्स प्रेजेंट है वो उसकी डिग्रेडेशन करते हैं जो भी एंटीजन है, और जो भी इंफॉर्मेशन पहुंचानी है वो T सेल्स तक पहुंचाते हैं। तो इसमें प्रोसेस में मेन रोल है CR1 का, तो वो एज अ इम्पोर्टेंट फैक्टर काम करता है इन अडेप्टिव एंड इनेट इम्यून रिस्पॉन्सेस। अब जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम ने अपना काम कर दिया उसके बाद कुछ कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं वो होस्ट सेल को ना हार्म पहुंचाएं, उसके लिए CR1 होता है वो मीडिएट करता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है होस्ट सेल्स को। वो एज अ को फैक्टर काम करता है फॉर डिस्ट्रक्टिव क्लीवेज ऑफ C3b एंड C4b कंपोनेंट्स, और वो डिके शुरू करता है C3 एंड C5 कन्वर्टेज की, ताकि वो आगे C3 कंपोनेंट्स की C4 कंपोनेंट्स की ब्रेकेज ना कर सके। अगर सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है या फिर सेल सरफेस पर प्रेजेंट है वहाँ पर जो ब्रेकडाउन है वो किससे होती है? एंडोजीनियस प्रोटीएजेस से। बी सेल्स पर एक और फैक्टर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं CD21 CR2। वो बाइंड करता है विद ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स ऑफ C3b IC3b या फिर C3DG और या फिर C3D। जो इसकी प्रेजेंस है बी सेल्स पर वो इनेबल करती है बी सेल्स को कि वो एंटीजेंस के साथ बाइंड कर सके थ्रू बी सेल रिसेप्टर्स और CD21। CD21 की डेफिशिएंसी कोज करती है एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ जिसको हम कहते हैं सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। एक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज़ को अटैक करना शुरू कर देता है। तो CD21 है उसका एक इम्पोर्टेंट रोल है फॉर मीडिएटिंग कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। There are more components which are responsible for mediating complement system other than CD21। कौन कौन से हैं वो? CR3 CR4 वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फैगोसाइटोसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट कोटेड एंटीजेंस। वो बाइंड करते हैं C3b के साथ और ब्रेकडाउन प्रोडक्ट्स होते हैं उसके जो IC3b C3c C3DG है उनके साथ बाइंड करते हैं और उनका फैगोसाइटोसिस करवाते हैं।
नेक्स्ट कंपोनेंट जो मीडिएट करता है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को वो है CRIG। वो बाइंड करता है C3p कंपोनेंट के साथ। वो प्रेजेंट होता है फिक्स टिश्यूज़ होते हैं उनकी मैक्रोफेजेस सेल्स के अंदर। एग्जांपल है कूफस सेल्स ऑफ लीवर। इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्लियर करवाते हैं C3p ऑप्सोनाइज एंटीजेंस की, और लीवर के अंदर जो भी सर्कुलेशन होता है वहाँ पर इनकी रिमूवल करवाते हैं। नेक्स्ट है C3AR, C5AR एंड C5L2। ये सभी मेंबर्स हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर फैमिली के। जो C3AR है वो बाइंड करता है C3A के साथ और उसका फेगोसाइटोसिस करवाता है, एंड जो C5AR है वो बाइंड करता है C5A के साथ और उसका फेगोसाइटोसिस करवाता है। जो C5L2 है वो बाइंड करता है C5A के साथ और इसका स्ट्रक्चर है जो C5L2 का वो सिमिलर होता है एज़ कम्पेयर टू C5AR। दोनों का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है और ये मॉड्यूलेट करता है C5A की सिग्नलिंग थ्रू C5AR। नेक्स्ट फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एनहेंस होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स हैं वो इन्फेक्शन के अगेंस्ट मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं, या फिर जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स हैं उनके साथ बाइंड करते हैं, या फिर उसके बाद वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। और इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स ल्यूकोसाइट्स को इनेबल करती है कि वो जो साइट ऑफ इन्फेक्शन है उसको ईजिली लोकेट कर सकें। जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है वो इंड्यूस करता है सेल डेथ को। जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है उसका फर्स्ट फंक्शन होता है कि वो इंड्यूस करे सेल डेथ को पैथोजेंस के अंदर। और वो इंड्यूस कैसे करता है, जो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स है उसको पैथोजन के सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंसर्ट करके पैथोजन की सेल डेथ को इंड्यूस करता है। मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स विद द हेल्प ऑफ Caspase-9 मॉलिक्यूल्स एराथ्रोसाइट्स के अंदर लार्ज पोर्स की फॉर्मेशन कर देता है। इन पोर्स की वजह से जो वाटर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर मूव कर जाता है और मैसिव वाटर की वजह से सेल की लाइसिस हो जाती है। जो ये होल्स की फॉर्मेशन हुई वो फैसिलिटेट करवाती है फ्री मूवमेंट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और Caspase-9 मॉलिक्यूल की हेल्प से हम स्मॉल पोर्स की भी फॉर्मेशन कर सकते हैं। जो ये डेथ है अंडर दिस सिचुएशन वो या तो अपोप्टोसिस की वजह से होती है या फिर कैल्शियम की जो इन्फ्लक्स है साइटोप्लाज्म के अंदर हो जाती है, उसके बाद भी सेल की डेथ है वो कोज होती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होस्ट के डिफेंस सिस्टम को कैसे इन्हेंस करता है। फर्स्ट स्टेप होता है प्रमोशन ऑफ ऑप्सोनाइजेशन। जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं वो बाइंड करते हैं एंटीजेंस के साथ बाय फेगोसाइटिक सेल्स और एक कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर मीडिएटेड फेगोसाइटोसिस को इंड्यूस करते हैं और एंटीजन की डिस्ट्रक्शन करवाते हैं। जो ऑप्सोनाइजेशन है, जो बाइंडिंग है एंटीबॉडी के एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की, वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। जो एंटीबॉडी है और जो कॉम्प्लीमेंट है उनके ऑप्सोनाइजेशन के बाद वो वायरस के अराउंड एक थिक प्रोटीन कोट की फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे जो वायरस की इन्फेक्टिविटी है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। सेकेंड है प्रमोशन ऑफ इन्फ्लामेशन। जो C3A है, C4A है, C5A है, वो इन्फ्लामेशन को इंड्यूस करते हैं और इनको हम एनाफाइलाटॉक्सिन्स भी कहते हैं। जो C3A है एंड C5A है उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है और वो स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो प्रमोट करते हैं इन्फ्लामेशन एंड सर्व एज कीमो अट्रैक्टेंट्स फॉर ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स को साइट ऑफ इन्फेक्शन पर लाने के लिए वो एज अ कीमो अट्रैक्टेंट वर्क करते हैं। वो C3A है C5A है, बाइंड करते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के साथ और ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स पर, मोनोसाइट्स पर, मैक्रोफेजेस पर, मास्ट सेल्स पर, एंडोथेलियल सेल्स पर या फिर डेंड्राइटिक सेल्स पर। जो ये बाइंडिंग है वो ट्रिगर करती है एक सिग्नलिंग कैस्केड जिससे सिक्रीशन होता है सोल्यूबल मीडिएटर्स का, और सोल्यूबल मीडिएटर्स होते हैं इंटरल्यूकिन 6 या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। जो ये साइटोकाइंस हैं इंटरल्यूकिन 6, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, वो इंड्यूस कर देते हैं वस्कुलर परमिएबिलिटी को, जिससे ल्यूकोसाइट्स हैं वो साइट ऑफ इन्फेक्शन पर इजीली माइग्रेट कर पाते हैं और वहाँ पर स्मूथ मसल्स की जो मोटालिटी है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है और वहीं पर ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाता है। जो प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो प्रमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस पैथोजेंस की, एंड जो भी ग्रैनुलोसाइट्स हैं उनकी डी ग्रैनुलेशन को भी ये प्रमोट करते हैं।
थर्ड फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटर्स जो इंटरफेस बिटवीन इनेट एंड अडप्टिव इम्यूनिटीज़। कॉम्प्लीमेंट मीडिएटर्स इनेट इम्यूनिटी के साथ एंड अडप्टिव इम्यूनिटी के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। जो डेंड्राइटिक सेल्स है, फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, हर कोई सेल कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर्स को एक्सप्रेस करती है। जब भी ये किसी एंटीजन के साथ या फिर मैनोन बाइंडिंग लैक्टीन के साथ, C1q के साथ, C3b के साथ या फिर C4b के साथ अटैच होती है, बाउंड करती है, तो हर सेल कैपेबल हो जाती है कि वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के साथ बाइंड कर सके, उनके ऊपर जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है उनके साथ बाइंड कर सके। तो वहाँ पर बाइंडिंग के टाइम एंटीजन रिकॉग्नाइजेशन होता है, सिग्नलिंग होती है और वो एनहेंस करती है एंटीजन अपटेक को। C5AR एनाफाइलिन टॉक्सिन रिसेप्टर के थ्रू जो भी सिग्नलिंग होती है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स की, तो C5AR रिसेप्टर है वो मॉड्यूलेट करता है उनकी माइग्रेशन को और अफेक्ट कर सकता है इंटरल्यूकिन प्रोडक्शन को। जो ये प्रोडक्शन है वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स के थ्रू होती है और जो टी सेल्स रिस्पॉन्स है वो सिर्फ स्पेसिफिक होता है TH1 फिनोटाइप के लिए। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड बी सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी। जो C3b मॉलिक्यूल है वो एंटीजन को टैग करता है और कैसे टैग करता है, वो एंटीजन के ऊपर थायस्टर ग्रुप प्रेजेंट है या फिर हाइड्रोक्साइल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर अमीनो ग्रुप प्रेजेंट है, उसके साथ बाइंड करता है। जो भी IG रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं बीटा लिम्फोसाइट्स पर और बीटा लिम्फोसाइट्स पर ही कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर CD21 प्रेजेंट होता है, सिग्नलिंग प्रोटीन CD19 प्रेजेंट होता है, जो ट्रांसमेम्ब्रेन मॉलिक्यूल है CD81 वो प्रेजेंट होता है। जो CD21 मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर है, वो स्पेसिफिक होता है C3b मॉलिक्यूल के लिए और C3b मॉलिक्यूल की प्रोटियोलिसिस के बाद जो C3d और C3dG प्रोडक्ट्स बनते हैं वो CD21 मॉलिक्यूल रिसेप्टर के साथ बाइंड रहते हैं। बी सेल्स के पास IG रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो स्पेसिफिक होता है माइक्रोब्स के लिए। तो जो माइक्रोब्स हैं वो IG रिसेप्टर्स के साथ भी बाइंड कर सकते हैं, CD21 रिसेप्टर के साथ भी बाइंड कर सकते हैं। तो ये बाइंडिंग के बाद इंट्रैक्शन है बी सेल के अंदर बीच में और एंटीजन के बीच में, वो एनहेंस हो जाती है और वो एनहेंस कितनी होती है 10 टाइम्स से लेके 1000 टाइम्स तक इंट्रैक्शन वो एनहेंस हो जाती है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट एंड टी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर सिग्नलिंग C3 मॉलिक्यूल के थ्रू होती है तो टी सेल के फंक्शन में एनहेंसमेंट आ जाती है। इस फंक्शन की हम इलस्ट्रेशन कैसे ले सकते हैं, अगर हम एक माइस ले लें जिसके अंदर C3 जीन्स है वो एब्सेंट है, तो उनके अंदर CD4 पॉजिटिव और CD8+ की जो रिस्पॉन्सेज हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। अगर उसी माइस की हम ट्रीटमेंट करवा दें C5AR के सिग्नलिंग के इनिबिटर्स के साथ, तो जो एक्टिविटी है C5AR की वो रिड्यूस हो जाएगी। इससे माइस के अंदर इन्फ्लुएंजा इन्फेक्शन है वो कोज हो जाता है। तो इससे हमें क्या पता चला कि CD8+ टी सेल्स के साथ C5AR की जो सिग्नलिंग है वो भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एज अ को स्टिमुलेटर एक्ट करते हैं और वो इंक्रीज़ कर देते हैं इंटरल्यूकिन 12 की प्रोडक्शन को। और ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है, उसके बाद फैगोसाइटोसिस वगैरह या फिर जो भी पैथोजेंस आए हैं उनका लाइसिस होता है। तो इसी पूरे फंक्शन से हमें क्या पता चला कि जो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं उनका टी सेल मीडिएटेड अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्सेज पर पॉजिटिव इफेक्ट होता है, उनका इम्पोर्टेंट रोल होता है इम्यून रिस्पॉन्सेज पर। फोर्थ फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट एड्स इन कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स। अडप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स के टाइम लिम्फोसाइट्स है, अगर वो इनिशियल प्रोलिफरेटिव फेज के अंदर जनरेट हुए हैं तो उनका अपोप्टोसिस होता है, पर कुछ एंटीजन रह जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के अंदर, इम्यून ऑर्गन्स के अंदर, तो उनको डिजनरेट करने के लिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो वर्क करता है। नेक्स्ट फंक्शन है कॉम्प्लीमेंट मीडिएट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम साइनेप्स एलिमिनेशन। जो एनिमल्स हैं जिनके अंदर C1q और C3 मॉलिक्यूल है वो एब्सेंट है, तो वो जो भी अर्ली एक्सेस साइनेप्स हैं उनको एलिमिनेट करने में फेल हो जाते हैं और इससे बहुत सारे अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है नर्वस सिस्टम के अंदर। इससे हमें क्या पता चला कि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन साइनेप्टिक रिमॉडलिंग। अब आता है कि कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी को कैसे रेगुलेट किया जाए।
फर्स्ट स्टेप है डिसोसिएशन ऑफ C1 कंपोनेंट्स। जो CN1 इनिबिटर है C1INH, वो प्रमोट करता है डिसोसिएशन ऑफ C1 कंपोनेंट्स। वो C1 को ब्रेक कर देता है C1Q के अंदर, C1R टू S2 के अंदर। उसके बाद जो डिके एक्सेलरेटिंग फैक्टर्स हैं लाइक DAF, जिसको हम CD55 भी कहते हैं, या फिर CRI जिसको हम CD35 भी कहते हैं, और C4BP जिसको हम C4 बाइंडिंग प्रोटीन भी कहते हैं, और वो जो C3 कन्वर्टेज क्लासिकल पाथवे के अंदर प्रेजेंट है उसको ब्रेक कर देता है C4B C2A के अंदर। एंड जो C3 कन्वर्टेज अल्टरनेटिव पाथवे के अंदर प्रेजेंट है जिसको हम C3BP भी कहते हैं, उसको C3B के अंदर B के अंदर कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद क्या होता है, जो फैक्टर 1 है वो क्लीव कर देता है C3B को और C4B को इनएक्टिव फ्रेगमेंट्स के अंदर। फैक्टर 1 को प्रेजेंस चाहिए CD46 की, CD35 की एंड फैक्टर H की। उनकी प्रेजेंस में वो C3B को C3C, IC3B एंड C3DG के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और C4B को C4C एंड C4D के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद जो प्रोटेक्टिन है वो इनहिबिट कर देता है मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को बाय ब्लॉकिंग C9 एडिशन टू डेवलपिंग मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। जो C5B है, C6 है, C7 है, C8 है, वो सभी इनहिबिट कर देते हैं मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स को, जिससे C9 की जो बाइंडिंग है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं हो पाती, और जो कॉम्प्लीमेंट एक्टिविटी है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वो स्टॉप हो जाती है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से बहुत सारी इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ हैं वो कोज होती हैं, सच एज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, वास्कुलाइटिस। C3B है जो वो अर्ली कॉम्प्लीमेंट रिएक्शंस की वजह से बनता है। अगर उसकी जो फॉर्मेशन है वो नहीं होती तो जो भी पैथोजेंस हैं उनके क्लियरेंस नहीं हो पाती। जो C1Q है वो बाइंड करता है अपोप्टोटिक ब्लब्स के साथ। अगर उनकी एब्सेंस है तो सेल के अंदर अपोप्टोटिक ब्लब्स हैं वो प्रेजेंट होंगे, और वहाँ पर ऑटो इम्यून डिजीज़ को जो कोज हो जाएगी, अराइज हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, और वो हो सकती है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस। वो एक ऑटो इम्यून डिसफंक्शन है जिसके अंदर इम्यून सिस्टम खुद के ही टिश्यूज़ को डिजनरेट करना शुरू कर देता है। पेशेंट्स जिनके अंदर पायरोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो एक पस फॉर्मिंग डिजीज़ कोज कर देता है। वो भी एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट्स हैं उनकी डेफिशिएंसी होती है। अगर डेफिशिएंसी मैनोज बाइंडिंग लेक्टिन के अंदर प्रेजेंट है तो बेबीज़ के अंदर या चिल्ड्रन के अंदर पायरोजेनिक इन्फेक्शंस कोज हो जाते हैं। वो फीवर इंड्यूसिंग इन्फेक्शंस होते हैं और वहाँ पर वो सफ़र करते हैं फ्रॉम रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। अगर डेफिशिएंसी फैक्टर D और प्रोपाडीन के अंदर हो तो वहाँ पर जो निजीरिया बैक्टीरिया है वो इन्फेक्शन कोज कर देता है। अगर डेफिशिएंसी C3 कंपोनेंट के अंदर होती है तो वहाँ पर कोई भी ऑप्सोनाइजेशन नहीं होती एंटीजन की और जो भी फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं उनकी, और कोई भी मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती, और जो पैथोजेंस है वो ईजिली डिजीज़ कोज कर सकते हैं। अगर डेफिशिएंसी C4 के अंदर है तो वहाँ पर जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है न्यूमोनी, वो इन्फेक्शंस कोज कर सकता है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं उनके अंदर डेफिशिएंसी है तो वहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है उसका जो मिटिगेशन है, उसका जो रेगुलेशन है वो नहीं हो पाता, और इससे ऑटो इम्यून डिसफंक्शंस हो सकता है, या फिर हेरिडेटरी एंजियोडीमा हो सकता है जिसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसका एक्यूमुलेशन हो जाता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है यहाँ पर ख़त्म हो गया है। अगर आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।